म्यूचुअल इंडेक्शन ऑफ लॉन्ग सोलेनोइड। म्यूचुअल इंडेक्शन ऑफ लॉन्ग सोलेनोइड किस तरह से पढ़ेंगे? फ्लक्स के दो फॉर्मूले होते हैं, एम आई और बी डॉट ए। ठीक है। इसके अंदर हमने कंसीडर कर लिया कि सेकंड कॉइल में हम चेंजिंग करंट पास करेंगे, और सेकंड कॉइल में चेंजिंग करंट पास करेंगे तो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, और सेकंड कॉइल के अंदर जो भी मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, चेंजिंग करंट है तो उसका मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, और चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स फर्स्ट कॉइल में आएगा तो फर्स्ट कॉइल में इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगी। तो फर्स्ट सेकंड कॉइल में चेंजिंग करंट पास करने की वजह से फ्लक्स चेंज हुआ, वो फर्स्ट कॉइल में हुआ और उसमें ईएमएफ बढ़ेगी। तो फर्स्ट कॉइल का हम फ्लक्स देखते हैं कितना बड़ा फर्स्ट कॉइल में फ्लक्स। तो फ्लक्स का फॉर्मूला है बी डॉट ए और एन नंबर ऑफ टर्न, है ना। फर्स्ट कॉइल में जितने भी टर्न है वो टर्न भी मल्टीप्लाई कर दिए। ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड किसका है? फर्स्ट कॉइल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड तो यहाँ से आया है क्योंकि करंट तो सेकंड कॉइल का था, तो सेकंड कॉइल का ही मैग्नेटिक फील्ड है। नेबरिंग कॉइल होगी सेकंड कॉइल, उसका है। तो यहाँ पे B2 लिखेंगे, ये ध्यान रखना हमने। अगर फर्स्ट का हम फ्लक्स निकालेंगे तो फॉर्मूला तो होता है BA, तो मैग्नेटिक फील्ड किसका है? सेकंड कॉइल में करंट है तो सेकंड का मैग्नेटिक फील्ड है, ये ध्यान रखना बस। ठीक है ना। इससे आगे सोल्व करते हैं। अब इनके फॉर्मूले पुट कर लेते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला तो थोड़ी देर पहले पढ़ा था, म्यू नोट एन आई। तो ये मैग्नेटिक फील्ड देखो सेकंड कॉइल का है तो नंबर ऑफ टर्न भी सेकंड कॉइल के हो जाएंगे, बस यही ध्यान रखना है। एरिया, एरिया इन दोनों का कॉमन लेंगे, कॉमन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, कि दोनों कॉइल का कॉमन एरिया कितना है, कॉमन एरिया का फ्लक्स होता है। तो ए को हम A1 A2 की फॉर्म में नहीं लिखेंगे, सीधा ए लिखेंगे। ये नंबर ऑफ टर्न N1 हो गया। ठीक है। अब N2 की जगह फॉर्मूला पुट कर सकते हैं कैपिटल N बाई एल। ठीक है। तो आगे देखते हैं फिर। यहाँ पे हो जाएगा म्यू नोट, इसकी जगह हम कैपिटल N2 बाई एल पुट कर लिया हमने, है ना। इस N2 की जगह कैपिटल N बाई एल। ठीक है। ये आई, ये ए और ये N1, इतना आ गया हमारे पास। ठीक है। ये मैग्नेटिक फील्ड था, सेकंड कोइल का था। तो ये करंट किसका है? ये करंट भी सेकंड कोइल का ही है, ये भी ध्यान रखना है। तो आई की जगह I2 लिखेंगे, इस आई की जगह I2, ये ध्यान रखना है, I2 लिखेंगे। ठीक है। सेकंड कोइल में करंट पास हुआ है, इसकी वजह से फर्स्ट कोइल में इंड्यूस्ड ईएमएफ होगी। तो म्यूचुअल इंडक्शन, इंडक्शन किस में होगी? फर्स्ट कोइल में। तो यहाँ पे जो हमने M लिखा है ना, इसको हम M12 लिखेंगे, ये कोफिशिएंट M है, M12 लिखेंगे कि सेकंड कोइल में करंट चेंज हुआ, उसकी वजह से ईएमएफ इंड्यूस किस में हुई? फर्स्ट कोइल में। तो फर्स्ट कोइल में इंडक्शन हो रहा है, तो ये है कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन ऑफ फर्स्ट कोइल विद रिस्पेक्ट टू सेकंड। तो फर्स्ट कोइल का एक कोफिशिएंट है म्यूचुअल इंडक्शन का। ठीक है। फर्स्ट कोइल का है तो फर्स्ट कोइल का ये फ्लक्स है, और फर्स्ट कोइल का फ्लक्स है तो यहाँ पे फर्स्ट कोइल का ही करंट है। तो इस तरह से लेंगे हम। तो इसको अब हम आगे सोल्व करते हैं। तो इसको आगे सोल्व करते हैं तो अब देखो इन दोनों को हम इक्वल पुट कर लेंगे, जैसे पहले बताया था उसी तरह से। और इक्वल पुट करेंगे तो फिर आपस में कट जाएंगे। तो देखो फिर यहाँ पे फिर दोबारा से देखो, हमने कंसिडर ये किया था कि इस कोयल में करंट फ्लो होना स्टार्ट हुआ है, तो इसी का मैग्नेटिक फ्लक्स था, वो फर्स्ट कोयल के साथ लिंक हुआ है ना। ठीक है। तो फ्लक्स हमने फर्स्ट कोयल का लिखा है यहाँ पे कि फर्स्ट कोयल में फ्लक्स चेंज हुआ, उसकी वजह से इसमें ईएमएफ आई। फर्स्ट कोयल का फ्लक्स, और फर्स्ट कोयल का फ्लक्स है तो करंट तो इस कोयल का था वो, है ना। इस कोयल के करंट की वजह से यहाँ पे फ्लक्स हुआ है, तो करंट यहाँ पे I2 आएगा। तो ये फर्स्ट वाली इक्वेशन ये बन गई M12 I2। M12 क्या है? कोफिशिएंट ऑफ फर्स्ट कोइल, कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन ऑफ फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू सेकंड कोइल। ठीक है। तो हमारे पास ये दो फॉर्मूले बन गए, एक फॉर्मूला ये है और दूसरे फॉर्मूले को हम मॉडिफाई करते करते यहाँ तक आ गए। ये भी फ्लक्स का फॉर्मूला है और ये भी फ्लक्स का फॉर्मूला है, दोनों ही फर्स्ट कोइल के फ्लक्स है। फर्स्ट कोइल के फ्लक्स है तो दोनों को इक्वल पुट कर दो, तो दोनों को इक्वल पुट कर देते हैं। तो इसको मैं इक्वेशन थर्ड नाम दे देता हूँ, इसको इक्वेशन थर्ड नाम लिख। नाउ कंपेयर, या फिर ऐसे भी कह सकते हैं, नाउ फ्रॉम 1 and 2, नाउ कंपेयर फर्स्ट एंड 3। फर्स्ट एंड 3 को कंपेयर कर रहे हैं, इक्वल पुट कर रहे हैं। तो दोनों ही फर्स्ट कोइल के हैं, तो उसमें तो आया 1 2 और I2,
फर्स्ट कॉइल का फॉर्मूला है M12I2, और यहाँ से फ्लक्स का फॉर्मूला दूसरे तरीके से निकाला दिया है, म्यू नोट N1N2I2 A/L, म्यू नोट N1N2 है ना, इस तरह से लिख लेते हैं। तो यहाँ पे लिख देता हूँ म्यू नोट N1N2I2 A/L, इस तरह से आ गया। ठीक है, जो कटता है वो काट दो, आई से आई काट देते हैं, तो आई से आई काट देते हैं, तो यहाँ पे आ गया इतना, ये बच गया म्यू नोट N1N2, आई कट गया तो A/L बच गया, A/L, ये आ गया कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन ऑफ फर्स्ट कॉइल विद रिस्पेक्ट टू सेकंड। तो इस तरह से सोल्व करेंगे हम। यहाँ पे हम सिमिलरली M21 भी सोल्व कर सकते हैं। M21 क्या है? कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन ऑफ सेकंड कॉइल, इस सेकंड कॉइल के अंदर म्यूचुअल इंडक्शन होगी तब सोल्व कर सकते हैं। अब तो हमने क्या किया है कि सेकंड कॉइल में करंट पास करवाया था, तो फर्स्ट में म्यूचुअल इंडक्शन हुई, फर्स्ट में इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस हुई। तो इस तरह से हमने सोल्व कर लिया कि फर्स्ट के अंदर इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस हुई ना, तो ये कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन है फर्स्ट कॉइल का। इस तरह से अगर हम उल्टा कर दें कि इसमें से चेंजिंग करंट पास करवाएंगे और इसमें चेंजिंग करंट पास करवाएंगे ना, तो इसमें ईएमएफ पड़ेगी इस कॉइल के अंदर, तो सेकंड में ईएमएफ पड़ेगी। तो कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन ऑफ सेकंड कॉइल विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट हम इससे जस्ट रिवर्स करके सोल्व कर सकते हैं। कैसे रिवर्स करके सोल्व करेंगे? यहाँ पे करंट पास करवाएंगे तो इसका फ्लक्स लेंगे, है ना, इसमें कितना फ्लक्स है, तो यहाँ पे 2 लिख लेंगे, यहाँ पे उल्टा कर दो 2 1, यहाँ पे फर्स्ट कॉइल में करंट पास करवाना, तो यहाँ पे I1 आ जाएगा। ऐसे यहाँ पे सेकंड का फ्लक्स, यहाँ पे फर्स्ट कॉइल में करंट पास करवाया है, तो यहाँ पे B1 आएगा, यहाँ पे N2 आएगा, है ना। इसको जस्ट उल्टा करते जाओ, और उल्टा करते जाएंगे ना, तो देखो इसको उल्टा करके देखो, इसको उल्टा करके देखेंगे तो ये तो फ्री स्पेस का है, कोई फर्क नहीं पड़ना। इसको N2 लिख लो, इसको N1 लिख लो, इसको N2 इसको N1, एरिया तो दोनों का कॉमन है और लेंथ भी सेम है, लेंथ जैसे ये वाली ले ली हमने, ये लेंथ, लेंथ तो सेम है, ठीक है। तो इनमें तो कोई फर्क नहीं पड़ा, ये N1 इधर था, ये इधर आ गया, इधर वाला इधर आ गया, कोई फर्क नहीं पड़ा, कोई फर्क नहीं पड़ा। तो इसको सिमिलरली लिख सकते हैं हम कि M12 निकालेंगे तो M21 इतना आएगा, और हमने इन दोनों से देखा M12 और M21 इक्वल है। इक्वल का मतलब ये हुआ कि इसमें करंट पास करवाओगे तो इसमें ईएमएफ पड़ेगी, और इसमें करंट पास करवाओगे चेंजिंग करंट, तो इसमें ईएमएफ पड़ेगी, दोनों में इक्वल बनेगी। तो कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन दोनों का इक्वल है ना, सिमिलर है। ठीक है, तो ये दोनों डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन ऑफ लॉन्ग सोलेनॉइड एंड कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन ऑफ लॉन्ग सोलेनॉइड। ये आ सकता है कि M12 और M21 को इक्वल प्रूव करके दिखाओ, तो जस्ट हम यहाँ से डेरिवेशन करते करते और लास्ट में लिख देंगे, लास्ट में क्या लिख देंगे, यहाँ से इनको रिवर्स करके लिख देंगे। यहाँ पे हमने फर्स्ट के फ्लक्स निकाले ना, उसमें दोनों के सेकंड के फ्लक्स निकालेंगे, उनको कंपेयर करोगे ना, तो फिर ये फॉर्मूला आ जाएगा, तो देखेंगे तो दोनों इक्वल ही आएगा, तो दोनों इक्वल है यहाँ से। ठीक है, अब हमसे कोई पूछ ले फैक्टर्स अफेक्टिंग, कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं म्यूचुअल इंडक्शन को, तो यहाँ से निकाल लेंगे हम फैक्टर्स अफेक्टिंग म्यूचुअल इंडक्शन ऑफ सोलेनोइड। इस सोलेनोइड की म्यूचुअल इंडक्शन को कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं, तो देख लेते हैं। फिर फॉर्मूला लिखेंगे, फॉर्मूले से पता लगेगा कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं। तो फॉर्मूला तो हमने ये निकाला है, तो लिख लो फिर, M12 चाहे M21 हो, फॉर्मूला तो सेम है, म्यू नॉट N1 N2 L और A, है ना, ये इस तरह से है। तो हम यहाँ पे देखेंगे, जैसे पीछे हमने ये कर लिया था, क्या कर लिया था, यहाँ पे हमने ये कर लिया था कि अगर सोलेनोइड के बीच में कोई भी मटेरियल नहीं है ना, तो वैक्यूम है, और कोई भी मटेरियल है तो म्यू की जगह म्यू पुट कर लिया हमने, है ना। और फिर ये रिलेटिव वाला फॉर्मूला यूज कर लिया, रिलेटिव परमिबिलिटी होती है म्यू बाई म्यू नोट। तो इसी तरह से यहाँ पे भी हम कर सकते हैं कि अगर उसके अंदर कोई भी मटेरियल डाल देंगे ना, तो म्यू की जगह म्यू आ जाएगा। तो ये N1, ये N2 और ये L है, नीचे L है ये, और ये A, ठीक है। और फिर इसी के अंदर रिलेटिव परमिबिलिटी अगर यूज करना चाहेंगे, तो पीछे हमने फॉर्मूला देखा था, म्यू नोट म्यू आ रहेगा N1 N2 A बाई L, इस तरह से आ गया। ठीक है, इस तरह से आ गया, तो हम डायरेक्टली बता सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, रिलेटिव परमिबिलिटी के, नंबर ऑफ टर्न्स के और एरिया के, है ना, इनके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है,
इससे आगे पढ़ेंगे। एक तो फॉर्मूले से पता लग रहा है इनके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, दूसरा हम ऐसे भी देखेंगे। देखो मान लो एक कोयल यहाँ पे है ना, एक कोयल यहाँ पे है और दूसरी कोयल इसके अंदर हमने फिट कर दी, जैसे ये फिट कर दी थी, एक कोयल ये थी ना और दूसरी कोयल इसके अंदर फिट कर दी। फिट कर दी तो जितना फ्लक्स इसका बना था ना वो सारा इसमें से गया, तो इसकी ईएमएफ बनी। एक कोयल ये बन कर दी और दूसरी हमने इसके अंदर थोड़ी थोड़ी फिट की, बस पार्शियली इसके अंदर फिल कर दी, पार्शियली फिल कर दी तो इसका सारा फ्लक्स इसमें लिंक नहीं होगा, और सारा लिंक नहीं होगा तो यहाँ पे ईएमएफ कम प्रोड्यूस होगी, यहाँ पे ईएमएफ कम होगी, म्यूचुअल इंडक्शन कम होगी। तो इनके बीच में डिस्टेंस कितना है, रिलेटिव सेपरेशन पे डिपेंड करता है। अगर हम इतना कर दें, एक कोयल यहाँ पे है और एक कोयल को यहाँ पे कर दो, है ना, एक कोयल को यहाँ पे, तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन इधर आए तो गई, कुछ मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से चली जाएंगी, कुछ इसके अंदर से भी जाएंगी, पर इसमें सारी पास नहीं होंगी। तो दोनों के बीच में सेपरेशन कितनी है इस पे डिपेंड करता है कि हमने इन कोयल के बीच में सेपरेशन कितनी रखी है, उस पर भी डिपेंड करता है कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। ठीक है, तो फॉर्मूले से पता लगा, दूसरा हमें पता लगा रिलेटिव सेपरेशन बिटवीन कोयल। ठीक है, एक फैक्टर और है, कौन सा एक फैक्टर, रिलेटिव ओरिएंटेशन, कि हम इनको रखते कैसे हैं, ओरिएंटेशन। क्या ओरिएंटेशन, देखो एक कोयल को हमने ऐसे रख दिया, दूसरी कोयल को हमने ऐसे रख दिया, ये भी एक ओरिएंटेशन है। इसका मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो यहाँ से इसके अंदर क्रॉस कर जाएंगी। ठीक है, एक ओरिएंटेशन ये भी है, एक कोयल को हमने ऐसे रख दिया और दूसरी कोयल को हमने ऐसे रख दिया, ऐसे, है ना, ये तो दोनों आपस में पैरेलल और ये परपेंडिकुलर रख दिया हमने, तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो तो यहाँ से चलेगी, है ना, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहाँ से चलेगी, यहाँ से आगे तक तो नहीं गई, और यहाँ पे ओनली इसी एक टर्न को क्रॉस कर रही है, बाकी को क्रॉस भी नहीं कर रही, और इस टर्न का भी इस तरह से है, इसका मतलब इसका फ्लक्स यहाँ पे जीरो ही है ना। फ्लक्स तो तब मानेंगे जब इसको ऐसे क्रॉस करें, और ऐसे तो क्रॉस इसमें ही कर सकती हैं कि ये एरिया इस तरह से है और यहाँ से आके ये इसको क्रॉस कर रही है, यहाँ पे तो इस एरिया के पैरेलल जा रही है, सॉरी इस एरिया के परपेंडिकुलर जा रही है, क्योंकि एरिया की डायरेक्शन नीचे की तरफ है ना, तो एरिया से परपेंडिकुलर जा रही है, इसका मतलब इस एरिया को क्रॉस नहीं कर रही, तो यहाँ पे तो फ्लक्स जीरो आएगा। तो म्यूचुअल इंडक्शन किस पे डिपेंड करता है, रिलेटिव ओरिएंटेशन पे। अगर इन दोनों के ओरिएंटेशन परपेंडिकुलर है तो म्यूचुअल इंडक्शन जीरो आएगा, होगा ही नहीं म्यूचुअल इंडक्शन, थोड़ा बहुत हो सकता है, यहाँ पे होगा ज्यादा, और यहाँ पे भी सेपरेशन पे डिपेंड करता है, ये बिल्कुल पास पास में होंगे तो ज्यादा म्यूचुअल इंडक्शन, नहीं तो कम। ठीक है, एक छोटा टॉपिक और पढ़ते हैं। हमने 11th में पढ़ा था डायमेंशन, 11th क्लास में हमने पढ़ा था डायमेंशन, और 12th में हम जो भी यूनिट पढ़ रहे हैं उस यूनिट में कहीं पर भी किसी फॉर्मूले की भी डायमेंशन पूछ सकते हैं, इसका डायमेंशन निकाल के दिखाओ, एक नंबर में क्वेश्चन कहीं आ सकता है, एमसीक्यू में भी आ सकता है, सिंपल भी आ सकता है। हमसे कोई पूछे सेल्फ इंडक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन का डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल के दिखाओ, व्हाट आर डायमेंशन ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन, तो इसका हम निकालेंगे, तो डायमेंशन निकालने के लिए हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो हमने पढ़ा था कि फॉर्मूला तो इसका ये है, इसका फॉर्मूला ये है फाई इज इक्वल टू एल आई, है ना, या फिर फॉर्मूला ये है फाई इज इक्वल टू एम आई। तो फॉर्मूले से कौन से की निकालो, इसकी निकालो, इसकी निकालो, कौन से की भी निकाल सकते हैं। चलो ऊपर वाले की निकाल लेते हैं, नीचे वाले तुम्हारे समझ में आ जाएगी इसके अकॉर्डिंग। तो एल का निकालने, तो एल निकालेंगे तो इसको इसके नीचे ले जाओ, तो एल हो जाएगा फाई अपॉन में आई। ठीक है, फाई अपॉन में आई हो गए। अब फ्लक्स का फॉर्मूला, फ्लक्स का फॉर्मूला तो बी डॉट ए होता है और नीचे आई है। ठीक है ना, सिंपल से सिंपल फॉर्मूले लिखते जाएंगे, लास्ट में वैल्यू पुट कर देंगे डायमेंशन की। अब मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला, तो तुमसे कोई पूछे व्हाट आर डायमेंशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो कैसे निकालोगे, तो देखो ऐसे निकालेंगे। हमने एक फोर्स पढ़ा था कि चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मूव करेगा ना, तो उस पे इतना फोर्स लगता है, क्यू यू बी साइन थीटा, तो ये तो डायमेंशनलेस है, तो यहाँ से बी का फॉर्मूला बना लेंगे, तो यहाँ से बी का फॉर्मूला बना लेंगे, तो इधर ले जाओ एफ बाई क्यू वी, एफ बाई क्यू वी, तो यहाँ पे बी की वैल्यू पुट कर लेते हैं, एफ बाई क्यू वी, ये वी वेलोसिटी है, यहाँ पे चार्ज पार्टिकल मोशन में जा रहा है, वी वेलोसिटी है, इन चीजों का ध्यान रखना है। तो बी का फॉर्मूला एफ बाई क्यू वी बन गया, है ना, बी का फॉर्मूला एफ बाई क्यू वी। ठीक है, ये एरिया है, ये करंट है। और थोड़ा सिंपल कर लेते हैं, तो फोर्स का तो फोर्स ही रहने दो, एरिया को एरिया रहने दो, इस चार्ज को हम लिख सकते हैं करंट इंटू में टाइम, इस चार्ज को हम लिख सकते हैं करंट इंटू में टाइम, ये वेलोसिटी है और ये करंट है। ठीक है, अब इनके डायमेंशनल फॉर्मूले पुट कर लो। फोर्स का होता है एम एल टी माइनस टू,
फोर्स का होता है MLT-2, एरिया का होता है L स्क्वायर, ठीक है। करंट का होता है एम्पियर, है ना, इसकी यूनिट लिखते हैं एम्पियर, और टाइम को कैपिटल टी से, वेलोसिटी होती है LT-1, वेलोसिटी की डायमेंशन, और करंट की होती है एम्पियर। अब इसको अच्छी तरह लिख लो। एम अकेला है तो एम की पावर 1, एल यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी और नीचे भी है, तो इससे ये एल कट जाएगा, है ना, ये एक ही एल बच गया, तो एल स्क्वायर, ठीक है। टी यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, और टी यहाँ पर भी है, यहाँ पे टी की पावर +1 है, तो ये प्लस वाले से माइनस ये कट गया, तो टी अकेला बच गया ऊपर वाला, T-2, ठीक है। तो हमने m लिख लिया, l लिख लिया, t लिख लिया। अब क्या बच गया, a बच गया। तो a तो नीचे है a स्क्वायर, इसको ऊपर ले जाओ और ऊपर ले जाएंगे तो माइनस इतना आ गया। तो ये डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल दिया हमने, किसका निकाल दिया, एल का निकाल दिया, कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। इस तरह से किसी के भी डायमेंशनल फॉर्मूले निकालने आ सकते हैं। डायमेंशनल फॉर्मूला मैग्नेटिक फील्ड का पूछ सकता है, मैग्नेटिक फील्ड का पूछोगे तो यहीं से निकालोगे, फोर्स अपॉन में चार्ज इंटू में वेलोसिटी, ठीक है। तो यहाँ तक के नोटबुक कंप्लीट करके मेरे पास PDF भेजना है सभी को, इसका कहाँ तक नोटबुक कंप्लीट हुई है, और सारा ये याद करना है। तो ये फर्स्ट चैप्टर हमारा फिनिश हो गया। हमने फोर्थ यूनिट स्टार्ट की थी, फोर्थ यूनिट का फर्स्ट चैप्टर था EMI, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया, यहाँ तक के नोट्स बनाओगे और सारा याद करोगे। नेक्स्ट मीटिंग में मैं सुनूंगा, या फिर पर्सनली भी किसी को कॉल करके पूछ सकता हूँ कि ये टॉपिक सुनाओ, नोटबुक कहाँ तक है, वीडियो ऑन करके नोटबुक चेक करवाओ, ठीक है।